क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल आने वाली फॉरेन फंडिंग का एक्चुअल यूज कहाँ होता है? क्या ये पैसा वाकई स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिजास्टर रिलीफ और सोशल वेलफेयर के लिए यूज होता है, या फिर कुछ केसेस में इसका मिसयूज भी हुआ है? और क्या FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ है, या फिर इसके पीछे देश की सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और डेवलपमेंट से जुड़ा कोई रीजन है? सबसे पहले FCRA होता क्या है? FCRA का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब जैसे कि इसके नाम से ही हमको समझ आ रहा है कि अगर इंडिया का कोई NGO, कोई ट्रस्ट, कोई सोसाइटी, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन किसी फॉरेन सोर्स से डोनेशन लेता है, तो उस फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए FCRA लॉ है। फॉरेन फंडिंग लेना इलीगल नहीं होता है, लेकिन पैसा कहाँ से आया, कितना आया, किस पर्पस के लिए आया और एग्जैक्टली यूज कहाँ हुआ, उसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी तो जरूरी होती है ना। तो इसी ट्रांसपेरेंसी को और स्ट्रांग बनाने के लिए FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 लाया गया है। तो आखिर गवर्नमेंट ये बिल ला क्यों रही है? देखिए, कई NGOs पर कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुई और उन इन्वेस्टिगेशंस में NGO से जुड़े ऐसे केसेस सामने आए जहां फॉरेन फंड्स का यूज उस पर्पस के लिए नहीं हुआ जिसके नाम पर फंडिंग रिसीव की गई थी। जैसे कि सतत संपदा एक NGO है जो एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इश्यूज पर काम करती है। अब गवर्नमेंट के मुताबिक एग्रीकल्चर के नाम पर आए 6.52 करोड़ रुपीस के फॉरेन फंड्स का यूज एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट कैंपेन्स चलाने में किया गया। यानी पैसा एग्रीकल्चर के नाम पर आया, लेकिन एलिगेशन है कि उसका यूज जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट कैंपेन्स चलाने में किया गया। दूसरा है एडवांटेज इंडिया। एडवांटेज इंडिया हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन के लिए आए 90.72 करोड़ रुपीस के फॉरेन फंड्स का यूज रियल एस्टेट और लग्जरी गाड़ियों पर किया गया। अगर हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर आया पैसा किसी और पर्पस में डाइवर्ट होता है तो नेचुरली अकाउंटेबिलिटी का सवाल तो उठेगा ही। तीसरा है ऑपरेशन मोबिलाइजेशन। ऑपरेशन मोबिलाइजेशन एक इंटरनेशनल क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और रिलीजियस आउटरीच एक्टिविटीज भी चलाती है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि सुनामी रिलीफ फंड का पर्सनल यूज किया गया और इससे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई बाइबल्स को बेचा गया। डिजास्टर रिलीफ के नाम पर आने वाले फंड्स का मिसयूज अगर क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिए किया जाए तो उसका इम्पैक्ट तो होगा ही ना। और सुनिए, हार्वेस्ट इंडिया एक क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन, हेल्थ केयर और कम्युनिटी वेलफेयर प्रोजेक्ट चलाने का क्लेम करती है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि 19.6 करोड़ रुपीस के फॉरेन फंड्स का यूज कमर्शियल प्रॉपर्टीज और PR एक्टिविटीज में किया गया। यहाँ भी सवाल वही है कि अगर फंडिंग वेलफेयर के लिए थी तो उसका यूज कमर्शियल एक्टिविटीज में क्यों हुआ? और सुनो, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज ये एक दिल्ली बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल जस्टिस और पब्लिक पॉलिसी पर रिसर्च करती है। इनके केस में 32.72 लाख रुपीस की एलिजिट मिस अप्रोप्रिएशन और फंड डाइवर्जन का मैटर सामने आया। यानी कहने का मतलब ये है कि कई केसेस में फॉरेन फंड्स का यूज अप्रूव्ड सोशल पर्पस की बजाय दूसरी एक्टिविटीज में हुआ है। कुछ केसेस में एंटी डेवलपमेंट कैंपेन्स और कुछ केसेस में रिलीजियस कन्वर्जन से जुड़े एलिगेशंस भी सामने आए हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट का मानना है कि फॉरेन फंडिंग में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर NGO ऐसा करता है, नहीं। इंडिया में हजारों NGOs जेन्युइनली एजुकेशन पे, हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ और सोशल वेलफेयर में एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, लेकिन एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस की क्रेडिबिलिटी तभी बचेगी ना जब मिसयूज करने वालों पर एक्शन होगा। अब एक और सवाल जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि क्या ये बिल एंटी माइनॉरिटी है? कई लोग कह रहे हैं कि ये बिल माइनॉरिटीज और चर्चेस को टारगेट करता है। नहीं, चर्चेस, मंदिर, मस्जिद अपने जो जेन्युइन रिलीजियस वर्क के लिए फॉरेन फंड रिसीव करते हैं वो वैसे कर सकते हैं। एंड लॉ ये भी कहता है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के रिलीजियस कैरेक्टर को बदला नहीं जा सकता। यानी कि चर्च ही रहेगा, मंदिर ही रहेगा और मस्जिद ही रहेगी। अगर किसी NGO का लाइसेंस कैंसिल भी हो जाए तब भी उसके प्लेस ऑफ वर्शिप को एक्वायर नहीं किया जा सकता। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि डिसीजन गलत है तो उसके पास कोर्ट में चैलेंज करने का भी पूरा राइट है। इवन होम मिनिस्टर अमित शाह और किरण रिजिजू ने
चर्च लीडर्स को खुद से एश्योरेंस दिया है कि इस लॉ का जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी रिलीजन को टारगेट करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि फॉरेन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाना है। और उनको बात समझ में भी आ गई। एक और बड़ा क्रिटिसिज्म है कि क्या एनजीओ को दबाया जा रहा है। देखिए, अगर इंटेंशन सिर्फ एनजीओ को पनिश करना होता ना, तो पनिशमेंट और स्ट्रिक्ट की जाती। इस बिल में कुछ वायलेशन के लिए मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट को 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रपोजल भी दिया गया है। एंड इस बिल का फोकस पनिशमेंट से ज्यादा कंप्लायंस और अकाउंटेबिलिटी पर है। अकॉर्डिंग टू दिस बिल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक डेजिग्नेटेड एसबीआई एफसीआरए अकाउंट के थ्रू रिसीव होगा, जिससे ऑडिट इजी हो जाएगा और मनी ट्रेल को ट्रैक करना भी बहुत आसान होगा। पैसा किस सोर्स से आया, कितना आया और फिर कहाँ गया, ये सारी चीजें मॉनिटर की जा सकेंगी। अच्छा, एक कंसर्न ये भी उठाया गया है कि अगर किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए तो फॉरेन फंड से बने स्कूल्स या हॉस्पिटल का क्या होगा। गवर्नमेंट के मुताबिक ऐसे इंस्टीट्यूशंस बंद ना हो, इसीलिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उनका मैनेजमेंट देख सकती है। और अगर एनजीओ को लगता है कि डिसीजन गलत है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील भी कर सकता है। एंड जिन लोगों को एफसीआरए को लेके इतनी टेंशन हो रही है ना, तो भाई एफसीआरए कोई नया लॉ नहीं आया है। ये पहली बार 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेकर आई थी। उसके बाद 1984 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने होम मिनिस्ट्री रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया। फिर 2010 में मनमोहन सिंह लेड यूपीए गवर्नमेंट ने पुराने एफसीआरए एक्ट को रिपील करके उसकी जगह और भी स्ट्रिक्ट लॉ लेकर आ गए। यानी फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करना किसी एक गवर्नमेंट का या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का आइडिया नहीं रहा। अलग अलग गवर्नमेंट्स ने अपने अपने टाइम पर इस लॉ को और मजबूत ही बनाया है। और सिर्फ लॉ ही नहीं, एक्शन भी लिया गया है। 2012 में खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि कुछ फॉरेन फंडेड एनजीओज कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और देश के डेवलपमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने भी इस कंसर्न को एक्नॉलेज किया था। इतना ही नहीं, यूपीए गवर्नमेंट के टेन्योर में ही अप्रॉक्स 4000 एनजीओज के एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे। इसलिए ये कहना कि फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने का सिर्फ आज की गवर्नमेंट का एजेंडा है, ये सरासर गलत होगा। तो क्या सिर्फ इंडिया ही ऐसा कर रहा है? नहीं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी फॉरेन फंडिंग और फॉरेन इन्फ्लुएंस को रेगुलेट करने का स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क है। तो जब दूसरे डेमोक्रेसीज भी फॉरेन इन्फ्लुएंस को सीरियसली लेती हैं, तो इंडिया में ट्रांसपेरेंसी की डिमांड से प्रॉब्लम क्यों है? देखो, मुझे लगता है कि फॉरेन फंडिंग लेना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब उस फंडिंग का पर्पस और एक्चुअल यूज अलग अलग हो। अगर पैसा एग्रीकल्चर के नाम पर आए और किसी और एक्टिविटी में यूज हो, हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर आए और रियल स्टेट या लग्जरी व्हीकल्स में चला जाए, डिजास्टर रिलीफ के नाम पर आए और मिसयूज के एलिगेशंस लगे, तो नेचुरली अकाउंटेबिलिटी की डिमांड तो हो गई ना। साथ ही जेन्युइन एनजीओज को भी बिना वजह परेशान भी नहीं किया जाना चाहिए। लॉ का इम्प्लीमेंटेशन फेयर, ट्रांसपेरेंट और नॉन सिलेक्टिव होना उतना ही जरूरी है जितना लॉ खुद। तो आखिर में पूरा डिबेट एक ही सवाल पर आकर रुकता है कि फॉरेन पैसा कहां से आ रहा है, किस पर्पस के लिए आ रहा है और एग्जैक्टली यूज कहां हो रहा है। बहरहाल इस बिल को फिलहाल जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। If any confusion, so you can discuss detailed deliberations in JPC. So already government is going to do. जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। किसी बिल के जेपीसी में जाने का मतलब बिल का ठंडे बस्ते में जाना बिल्कुल नहीं होता। जेपीसी एक फिल्टर की तरह है जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपीज, एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स मिलकर हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सीएए, वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये सब जेपीसी गए थे और उसके बाद कानून बने। और ऐसा भी नहीं है कि जेपीसी ने जो कह दिया वो मानना ही मानना है। जेपीसी की सलाह बाइंडिंग नहीं होती। सुप्रीम कंट्रोल जो है वो पार्लियामेंट का ही होता है। तो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 इसी सवाल का ट्रांसपेरेंट जवाब इंश्योर करने की एक कोशिश है। अब आप बताइए कि आपको लगता है कि फॉरेन फंडिंग पर और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि इस बिल में और सेफगार्ड्स की जरूरत है? अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।